फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाग 3 के अंतर्गत हम मौलिक अधिकार के में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से लेकर के यानी 23 से लेकर के 28 तक हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को देख लिया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को देख लिया था। अब हम बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। फिर उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 31 की, जो कि समाप्त कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। फिर अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे 33, 34, 35। आज हम मौलिक अधिकार के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्लास है पॉलिटी की, टॉपिक है मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। इसमें मूलतः अल्पसंख्यक वर्ग की बात कही गई है। अब हम अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या अधिक लोगों की संख्या से कम होती है। जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक है, तो हिंदू जो हो गए वो बहुसंख्यक हो गए, मुसलमान हो गए जो वो अल्पसंख्यक हो गए। क्लास में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो बहुसंख्यक हो गए, शिक्षक की संख्या एक या दो होती है वो अल्पसंख्यक हो गए। तो इसमें हम धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। फिर हम इसमें बात करते हैं, इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह इसका मूल अधिकार है। जो भी नागरिक है वो अपनी भाषा, वो कौन सी भाषा बोलना चाहता है, हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, और जो उसकी लिपि है, देवनागरी लिपि है कि खरोष्ठी लिपि है कि ब्राह्मी लिपि है, कोई भी लिपि है, और जो उसकी संस्कृति है, उसका पहनावा, खान पान, वेशभूषा जितने भी हैं, उसकी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 में कहता है। फिर उसके अंतर्गत ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षित करना है इस अनुच्छेद का उद्देश्य है। अब फिर उसके बाद अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। और जो ये अल्पसंख्यक की बात हो रही है वो मूलतः भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की जा रही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान कर देता है। अनुच्छेद 30। यदि राज्य के द्वारा किसी शिक्षा संस्थान को अनुदान दिया जाता है तो अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा प्रबंधित शिक्षा संस्थानों पर भी लागू होता है। और एक पॉइंट और है नोट में, संविधान अल्पसंख्यक शब्द के परिभाषित अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने में मौन है। यानी कि संविधान में अल्पसंख्यक की जो परिभाषा बताई गई है वह परिभाषा संविधान में बताई नहीं गई है। अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। आप लोग नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31 हम जानते हैं
जिसमें कि संपत्ति का अधिकार था, तो सरकार ने यानी कि संसद ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त कर दिया और इसे मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में शामिल कर लिया। संविधान संशोधन हुआ है और आप लोगों को कट्टी बताएंगे कि जो अगर ब्रैकेट में है किसी सब क्लॉज, जैसे 19(1) ये ब्रैकेट में है और उसके आगे का जो है वो भी ब्रैकेट में है, तो वो मूल संविधान के अंतर्गत माना जाता है। जबकि 21 का अगर हम लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो का मतलब होता है कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। और हम जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को। तो अगर आप लोग संविधान में किसी प्रकार के अनुच्छेद में अगर आप सब क्लॉज देखेंगे, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो आप जान लीजिए मूल संविधान का भाग है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो वह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये समझ में आएगा अनुच्छेद 31 का, इसको निश्चित कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा करार दिया है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वह सीधे ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना तो हाई कोर्ट बल्कि वह सीधा सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है और अपने मौलिक अधिकार के हनन को समाप्त करवा सकता है। तो इसलिए इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसके मौलिक अधिकार, उनके उपचार के लिए अधिकार बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडमस, उत्प्रेषा, प्रतिषेध और 5वां है अधिकार परीक्षा। तो हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मेंडमस, परमादेश, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसकी ट्रांसलेशन है प्रतिषेध का प्रोहिबिशन, परमादेश का मेंडमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण का हैबियस कॉर्पस। अगर एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट ट्रांसलेट करके, हिंदी वाला नहीं पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोनों साथ में। उत्प्रेषण का सरसरी और अधिकार परीक्षा का देखेंगे तो को वारंटो कहा जाता है इसको। इसको स्पेलिंग है QUO वारंटो। अब हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का, जो शाब्दिक अर्थ होता है इसे कहा जाता है सशरीर प्रस्तुत करना। इसका अर्थ होता है परमादेश का हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है आज्ञा देना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से पद को धारण किया। अब हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की। इसके पहले हम देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 32 है, ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो हमने चर्चा कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है, रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहता है सशरीर प्रस्तुत करना। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए। यदि कोई नागरिक अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि उस व्यक्ति को सशरीर हमारे पास पेश किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं परमादेश। कहता है जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे न्यायालय आदेश देता है कि या तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे या पद रिक्त कर दे।
ये परमादेश कहता है। उत्प्रेषण कहता है, इसकी अर्थ जो होता है आज्ञा देना या सूचना देना, एक और होता है। इसमें कहता है उत्प्रेषण में कि न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्रक्रिया में, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत भी कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए किसी मामले की सुनवाई कर रहा होता है, इसलिए वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा यह रिट दायर की जाती है। किसी न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर सुनवाई करना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या कहता है कि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे मामले की सुनवाई की जा रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा यह रिट जारी किया जाता है। किसी न्यायालय द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। को वारंटो अधिकार परीक्षा की बात करते हैं, तो अधिकार परीक्षा में यही आता है कि कोई भी सरकारी या सार्वजनिक पद कोई भी व्यक्ति अगर उसको धारण करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस पद से संबंधित किस प्रकार से वह पद धारण किया है उसकी जांच कर सकता है। ये अधिकार परीक्षा में आता है, अधिकार से पूछना। इसमें कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसके खिलाफ यह रिट दायर की जाती है और न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद को धारण किया है। यदि वह व्यक्ति उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे पद रिक्त करने का आदेश दे दिया जाता है। इसलिए किस अधिकार से पद को धारण किया है, ये सारी चर्चाएं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल है। इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। इसे बी.आर. अम्बेडकर महोदय ने कहा था, इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। ये सारी चर्चाएं रिट के बारे में हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। अनुच्छेद 33 में कहता है मौलिक अधिकार को संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 33 कहता है कुछ व्यक्तियों या नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। कैसे सीमित किया जा सकता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित व्यक्ति, आईबी से जुड़े हुए व्यक्ति, संचार सेवाओं से जुड़े व्यक्ति, मौलिक अधिकारों को कम या सीमित किया जा सकता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी हुए, रॉ हुए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित हुआ, एनएसएस से संबंधित हुआ। फिर उसके बाद हमारा सुरक्षा एवं अखंडता से कोई मामला हुआ, तो उस मामले में किसी व्यक्ति के नागरिक को या किसी कोई व्यक्ति या उसके नागरिक के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 33 कहता है। फिर अनुच्छेद 34 कहता है यदि भारत के किसी क्षेत्र या राज्य में गृह युद्ध, सांप्रदायिक दंगे या नस्लीय हिंसा जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो उसे नियंत्रित करने के लिए उस क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया जाता है। अनुच्छेद 34 कहता है यदि भारत के किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे, गृह युद्ध की स्थिति बनी, तो उस क्षेत्र को आर्मी या सेना के हवाले कर दिया जाएगा। उसमें किसी मौलिक अधिकार के हनन की बात नहीं आएगी। आप लोग नोट कीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन की बात नहीं आएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और अगर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो उसे सेना के हवाले उसको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 कहता है
अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जिस भी अनुच्छेदों में सजा का प्रावधान है उसके लिए विधि या कानून निर्माण संसद को प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार की चर्चा हमने विस्तार से किया। आई होप आप लोगों को पूरे मौलिक अधिकार की विस्तृत चर्चा समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 की चर्चा करेंगे, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद तक बताया गया है। तो आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो में अवश्य जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।